लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मारवाड़ियों को चाहिए दाल बाटी, रोकड़ा और दुकान। तो मुझे लगता है कि देश को भी समृद्धि के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, देश में धन धान्य हो, संपदा हो, और दुकान यानी कि वो आप व्यापार के प्रतीक के रूप में ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर स्वावलंबी भारत बनेगा तो वो तभी बनेगा जब भारत में लोग स्वरोजगार के प्रति जिनका रुझान हो। मारवाड़ी के बच्चे को अलग से किसी स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने पिता के कारोबार को देखे, अपने पिता को देखे, उनके हाव भाव को देखे, अपने परिवार के और बड़े जो व्यापार में जो लोग तल्लीन है उनको देखता है, तो अपने दादाजी को देखता है, तो वो वहीं से व्यापार को सीखता है। लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मारवाड़ियों को चाहिए दाल बाटी, रोकड़ा और दुकान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में व्यवसाय के क्षेत्र में मारवाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर, जो कि सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ मारवाड़ी भी हैं। आज जानेंगे मारवाड़ी समाज की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ जुझारूपन कहानियां, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मारवाड़ी समाज से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए सीधी बात करते हैं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर से। हेलो सर। नमस्कार। स्वागत है सर हमारे शो सक्सेस विद अभिषेक में। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ओके सर, देखिए हम लोग ये सुनते हैं मारवाड़ी समाज के बारे में, काफी प्रचलित है कि शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार नहीं सिखाया जाता। तो सर, ये बाय बर्थ आप लोग में ये चीजें होती हैं और आप लोग पूरी दुनिया में, भारत देश में तो परचम लहरा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में सर मारवाड़ी समाज की एक अलग पहचान है। तो सर, शुरुआत करना चाहूंगा कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मारवाड़ी कौन थे, इनका ओरिजिन, इनकी हिस्ट्री कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और मारवाड़ी को दाल बाटी, रोकड़ा और दुकान चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश को भी समृद्धि के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, देश में धन धान्य हो, संपदा हो, और दुकान यानी कि वो आप व्यापार के प्रतीक के रूप में ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर स्वावलंबी भारत बनेगा तो वो तभी बनेगा जब भारत में लोग स्वरोजगार के प्रति जिनका रुझान हो। और ये तो इस कम्युनिटी में रही बात कि उसने रोजगार के लिए किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। तो यहाँ पर जो मारवाड़ी की आपने पहचान के रूप में कही कि दाल बाटी और रोकड़ा और दुकान जी, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि अगर देश में कोई, मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूं, चूंकि मैं शिक्षक हूं, कि जो छात्र घर में माता पिता की आमदनी पर भविष्य में पलेगा, वो इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए लायबिलिटी बन रहा है। डेफिनेटली। और जो आय अर्जित कर रहा है और जो आय के साथ देश में जो है देश की संपदा को वृद्धि कर रहा है, वह इस देश के लिए एसेट बनेगा, अपने परिवार के लिए एसेट बनेगा। तो ये तो भावना हर किसी के मन में होनी चाहिए कि हम जो है अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए लायबिलिटी ना बन जाएं, हम एसेट ही बने। तो रोकड़ा और दुकान जो है वो तो समृद्धि के प्रतीक है। लेकिन मैं एक आंकड़ा शेयर करूंगा कि 42% सफल जो बिजनेस चल रहा है इंडिया में, वो मारवाड़ी लोग चला रहे हैं सर। अब इसको तो मैं वैलिडेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, बड़ी संख्या में व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, और आप पाएंगे कि यहाँ स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आज जो नए स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं चारों तरफ, चाहे वो आपने जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स का नाम आप देख लें, ओला हो, ओयो हो, फ्लिपकार्ट हो, तो ये सभी मारवाड़ी युवाओं ने शुरू किए और अच्छी प्रगति कर रहे हैं। चाहे आप वो शादी.com के शार्क टैंक पे मित्तल साहब को देखते हैं या फिर बंसल को देखते हैं जो लेंसकार्ट.com के हैं, तो ये सभी मारवाड़ी युवा, इन्होंने व्यापार का इनका बैकग्राउंड था, बेस था।
तो ये जो आपने कहा कि भाई जीन में है, जैसे कि शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता है और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार नहीं सिखाया जाता। तो मुझे लगता है कि शेर जो होता है वो अपने बच्चे को शिकार सिखाता है। अच्छा। शेर का बच्चे को अगर आप शेर से दूर कर देंगे, हाँ। और वो अपने पिताजी को, अपनी माँ को नहीं देखेगा, हाँ। तो वो शिकार शायद नहीं सीख पाएगा। अगर उसको शुरुआत से ही आप जंगल से अलग कर देंगे तो वो शिकार नहीं सीख पाएगा। तो मैं मारवाड़ी के बच्चे को अलग से किसी स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने पिता के कारोबार को देखे, अपने पिता को देखे, उनके हाव भाव को देखे, अपने परिवार के और बड़े जो व्यापार में जो लोग तल्लीन है उनको देखता है, तो अपने दादाजी को देखता है, तो वो वहीं से व्यापार को सीखता है। तो सिखाना तो पड़ता है, ये बात तो मैं कहूंगा कि सिखाना तो पड़ता है, लेकिन हाँ, सिखाने की वो पाठशाला जो है वो घर में ही है। प्रारंभिक पाठशाला घर में ही, वो घर में ही है, वो घर में ही सीख जाता है। वो व्यापारिक जो एक माहौल मिल जाता है, एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और जब जहां जिस परिवार में जिसको जैसा एटमॉस्फेयर मिल पाता है वो उस तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। तो ये बात को मैं कहूंगा। सर, मारवाड़ी लोगों का कुछ इतिहास बताएंगे, कहाँ से? हाँ, जो आपका प्रश्न था कि मारवाड़ियों के Origin और बारे history। में, ओरिजिन एंड ऑल, तो देखिए, मारवाड़ी जो भी मेवाड़ प्रदेश के जो लोग हैं, शेखावटी बेल्ट है, हरियाणा के भी उसमें कई सारे इलाके शामिल है। तो ये जो मेवाड़ का जो इलाका है, वहां से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको मारवाड़ी कहा गया। अब मेवाड़ के इस इलाके की खासियत ये थी कि यहाँ पर प्रकृति जो है वो बहुत शुष्क है, और मतलब सभी तरह के वहां पर अनाज और सभी तरह के वहां पर सुगमता के साथ खेती की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मतलब कठिन परिश्रम करके ही आप धरती से कुछ उपजा पाते हैं, उपजाते हैं। किसान वहां के जो है वो भी समृद्धि पाए हैं, लेकिन धरती जो है वो वहां पर जो है वो, एक तो बारिश की जो है वहां पर विषमता रहती है, बारिश हमेशा नहीं होती थी, और बारिश जो है वो बहुत इरेगुलर रहती थी, और जो धरती का जो नेचर है जिस तरह का, वहां पर सभी तरह के अनाज उपजाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्रकल्प किए, बहुत उन्होंने योग किए, और किसी तरीके से अपने आय आमदनी को बढ़ाने की चेष्टा करी। उसके बावजूद जब फसल अच्छी नहीं होती थी, और जब उनकी खेती जो है वो बारिश के नहीं होने के कारण खराब हो जाती थी, तो उन लोगों ने चेष्टा किया कि अब हमको यहाँ रोजगार मेरा भूमि पर नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने पलायन करना। जैसे आज आप देखते हैं ना, बिहार से लोग पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो मारवाड़ियों का पलायन जो हुआ है वो बहुत पुराना इतिहास है उसका। और अगर हम बात करें बिहार में मारवाड़ियों के आने की, तो वो बहुत पुराना इतिहास मिलता है। सन 1300 में जो रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है कि जो पहले मारवाड़ी बिजनेसमैन जो है वो बिहार में आए थे, वो सन 1300 में आए थे। हम लोग आज 2023 में बात कर रहे हैं, तो ये 700 साल पुरानी बात है। तो 700 साल पहले, अब आप समझिए एक लंबा पीरियड होता है 700 साल का पीरियड, 7th सेंचुरी। हाँ, 700 साल से, जब मतलब ये मुगलों के काल की बात होगी, जब शुरुआती मुगल राजा होंगे जिस समय, उस समय बिहार में मारवाड़ियों का आना शुरू हुआ था, और फिर बंगाल में और दूसरे अन्य राज्यों में मारवाड़ियों का पलायन हुआ। और इतनी दूर, राजस्थान से इतनी दूर चल के आना, और उस समय आवागमन के साधन भी जो थे वो बहुत सीमित थे। किसी तरह की कोई रेलगाड़ी और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बहुत कम साधन और संसाधन लेकर के शुरुआती दौर में मारवाड़ियों का पलायन राजस्थान से हुआ था। और वो अपने साहस के बल पर दूसरे प्रदेशों में गए। और जो, अगर मैं अपने दादाजी से जो सुनता था वो बात मैं आपसे शेयर करूं, तो हमें ये बताया गया कि हमारे पुरखे हमें ये सिखाते थे कि जहां हो, जिस प्रदेश में हो, जिन लोगों के बीच में हो, तुम अपने आप को बिल्कुल उन्हीं की तरह ढाल लो, उन्हीं का अंग बन जाओ। और मुझे लगता है कि चूंकि मैं तो बिहार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी बिहार में, पहले दादाजी बिहार में पैदा हुए, तो कई सारी जनरेशन जो है जो कि बिहार में ही पैदा हुए हैं, तो हम तो अपने आप को बिहारी से बिल्कुल अलग देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस देखना जाए, उस पर रिसर्च किया जाए, जिसपे काफी रिसर्च किया गया है, तो जो मेवाड़ प्रदेश से आए उनको मारवाड़ी कहा गया। ज्यादातर इसमें वैश्य समुदाय के हैं, लेकिन और हिस्ट्री है कि जो शुरुआती दौर में वो राजपूत कम्युनिटी के थे, और जब अग्रसेन जी महाराज ने अग्रोहा राज्य की स्थापना करी थी, तो वहां पर उन्होंने
क्षत्रिय धर्म को को अपना जो युद्ध को विराम करने के लिए उन्होंने वैश्य जो कार्य प्रणाली है उसको अपनाया और कहा कि भाई अब जो मेरी संतान है वो सभी वैश्य होंगे और आप समृद्धि लाएं। वो लक्ष्मी के उपासक बने थे। महालक्ष्मी हमारी कुल देवी थी अग्रवाह में। आप जाएंगे हरियाणा में, अग्रवाह का एक्सकवेशन भी किया गया है, खुदाई हुई है और वहां पर प्राचीन अग्रवाह नगर के अवशेष काफी मिले हैं और वहां पर महालक्ष्मी का एक मंदिर है जो कहते हैं कि महाराजा अग्रसेन जो है वो पूजा करते थे महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी का उनको आशीर्वाद मिला था कि तुम और तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं वो संपन्न रहेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये आशीर्वाद भी हम समझते हैं कि ऐसा सोच करके मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने आप को ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते होंगे कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। नहीं सर, देखिए एक्चुअली कई बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे हमने अभी व्यापार की बात की और अभी सर आपने बताया कि ये जो इतिहास है, मैंने कुछ कुछ चीजें स्टडी की हैं तो कुछ चीजें मुझे बहुत शानदार लगी हैं और जितने भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं वो मारवाड़ी समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो सर मैंने उसमें देखा कि आप लोगों में बात होती है, आप लोगों के समाज में होली प्रॉफिट की बात होती है जिसको हम लोग शुभ लाभ बोलते हैं। आप लोग में फिलैंथ्रोपी की बात होती है कि जैसे अगर हम लोग कुछ भी कमा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा हम लोग दान करें, लोगों को मदद करें, इसकी बात होती है। रिलीजियसनेस की बात होती है आप लोग के समाज में। आप लोग के समाज में बिजनेस को के एक्सपेंशन की बात होती है, ठीक है। आप लोग के समाज में सर वर्क टू लर्न की बात होती है कि पहले हम लोग काम करके सीखें फिर धंधे को बड़ा बनाए, धंधे के बारे में सोचें। तो ये सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मेवाड़ पद से आए थे, उस इलाके से आए थे, उनको मारवाड़ी कहा गया। लेकिन मारवाड़ी को मैं एक कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आए हुए, पलायन करके आए हुए लोगों के रूप में देखने के बजाय मैं मारवाड़ी टर्म को एक जीवन शैली के रूप में देखूंगा। जीवन शैली के रूप में मैं उसे एक कार्यशैली, एक कार्य प्रणाली के रूप में देखूंगा और मैं उसे एक विचारधारा के रूप में देखूंगा। तो अगर आप इसको एक विचारधारा के रूप में स्टडी करें, एक जीवन शैली के रूप में स्टडी करें। किसी हार्वर्ड प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च भी किया था। कई प्रोफेसर ने रिसर्च किया है, भारत में भी रिसर्च हुआ है, आईएम्स में भी रिसर्च हुआ है। प्रोफेसर स्वप्नदास गुप्ता जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस पे काफी किताबें लिखी हैं मारवाड़ी कम्युनिटी पर रिसर्च करके। और ये आज भी रिसर्च का विषय है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे आप ट्रेडिंग कम्युनिटी की अगर बात करेंगे, आप व्यापारिक कम्युनिटीज की बात करेंगे, विश्व में आप देखेंगे यहूदियों के ऊपर में काफी रिसर्च किया गया है। हाँ, ज्यूस पे काफी रिसर्च किया गया क्योंकि यहूदी कम्युनिटी जो है वो बहुत छोटी है लेकिन पूरे वैश्विक कारोबार में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वैश्विक कारोबार का वो ज्यूस के पास है। उसी तरीके और आज भी है। और अभी भी आप देखिएगा, जो अगर मारवाड़ी कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो जो वैश्विक रूप से जो सबसे समृद्ध भारतीय हैं, चाहे उसमें आप बात करेंगे लक्ष्मी निवास मित्तल की, आप बात करेंगे बिरला समूह की, आप बात करेंगे सिंघानियाज की, आप बात करेंगे नेवेटियाज की, आप बात करेंगे जितने भी हमारे जो बड़े व्यापारिक घराने हुए, मोदीज हुए, तो ये सभी मारवाड़ी कम्युनिटीज, डालमियाज हुए थे, सब मारवाड़ी कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो ये जब देखा गया कि भाई भारत के कारोबार में एक जो डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, तो आखिर ऐसा क्यों है, इस पर रिसर्च किया गया और इसके क्या कारण है, किस तरीके से कम्युनिटी जो है वो स्प्रेड करी और किस तरीके से इन्होंने कारोबार के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई। तो ये बातें निकल के आई और मैंने बताया कि इसको मारवाड़ी को एक जीवन शैली के रूप में, जीवन शैली के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, एक कार्य प्रणाली के रूप में इसको लेता हूं। और जो आपने शब्द कहा, जो आपने टर्म का इस्तेमाल किया, शुभ लाभ, अब प्रॉफिट, लाभ व्यापार का जो उद्देश्य होता है वो लाभ होता है। हमें हमारे पुरखों ने सिखाया कि आप कोई भी व्यापार करो, कोई भी आप उद्योग करो, आपके उद्योग में, आपके व्यापार में आपको शुभ लाभ अर्जित करना है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अशुभ लाभ आपको नहीं अर्जित करना है। अगर अशुभ माध्यम से, अधर्म के साथ अगर आपको लाभ हो रहा है, ऐसा लाभ यानी कि किसी भी तरह का कोई गलत लाभ लेना, वो श्रेयस्कर नहीं है, वो आपको हानि का कारण बनेगा और वो आपको अशुभ लाभ जो है वो आपके परिवार के क्षय का कारण बनेगा। माने यदि आपने कुछ ऐसा कारोबार किया जिससे लोगों को नुकसान होता है या जिससे समाज का हानि होता है, या झूठ बोलकर आप कारोबार कर रहे हैं, गलत करके आप किसी के संग धोखेधड़ी कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपकी जो विनाश का कारण बनेगा। तो
इसीलिए जब भी दिवाली पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, तो बही खाते पे शुभ लाभ लिखते हैं। जहां पर आप अपने घर का संपदा सजो के रखते हैं, जहां पर वहां पर आप शुभ लाभ लिखते हैं। जो आपका व्यापार स्थल होता है उसके दरवाजे पर आप एंट्री पर शुभ लाभ लिखते हैं, क्योंकि आपको अशुभ लाभ नहीं चाहिए। तो ये उसका प्रतीक है। ये हमारी भारतीय परंपरा और ये हमारा इंडियन इथोस ऑफ मैनेजमेंट है। जो वैश्विक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है, वहीं पर हमारा अपना जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसी तरीके से जो आपने कहा कि फिलैंथ्रोपी की बात, सर फिलैंथ्रोपी की बात, या उसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे पूर्वज कहते हैं वो धर्मादा कि आपको जो भी आय आप अर्जित कर रहे हैं, उस आय का 10% हर हाल में समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जो गरीब हैं, जो आपके पिछड़े हुए हैं, और वो भी आपको कहां पे खर्च करना है इसके लिए भी बताया गया। ये बताया गया कि आपको जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप कारोबार कर रहे हो, जहां आप रह रहे हो, आपको वहीं पर ये खर्च करना होगा। ये नहीं कि हम रह रहे हैं यहाँ और खर्च कहीं और करेंगे। मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे पहले ध्यान देना होगा, हेल्प करना, उसी को प्रमोट करना, ये करना होगा। दूसरा कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि आप समाज में भला करो लेकिन अपने परिवार का भी भला करो। परिवार का भला करो मतलब अगर 4 भाई हैं, एक भाई जो है समृद्ध हो गया, बाकी 3 भाई पिछड़े रह गए, तो पकड़ के उसको, उन 3 भाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारे पे बनती है। उनके परिवार को भी आगे लाओ, उनके बच्चों को भी पढ़ाओ, उनको भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाओ। उनका भरण पोषण मत करो, उनको वो व्यवस्था दो कि कल को वो अच्छा भरण पोषण अपना खुद से बहुत बढ़िया कर सके। डोंट गिव देम फिश, गिव देम ए फिशिंग रॉड। तो इस तरीके से ये परंपरा बनाई गई। और मैं आपको महाराजा अग्रसेन जी की एक बहुत सुंदर परंपरा बताता हूं। मुझे लगता है कि उसका बहुत असर रहा मारवाड़ी समाज के प्रगति पर, क्योंकि अग्रसेन जी मारवाड़ी समाज के अग्रवाल वंश के संस्थापक माने गए हैं और सभी उनके वंशज माने गए हैं। उनके 18 पुत्र थे और उन्होंने अपने 18 पुत्रों के लिए सुंदर, बुद्धिमान और अलग अलग कला में निपुण बहुओं को, अपने लिए पुत्र वधुओं का उन्होंने चयन किया। और फिर उन्होंने इस तरह की व्यवस्था स्थापित करी कि सभी जो उनके वंशज हैं वो किस तरीके से अलग अलग गुण में निपुण होंगे, और गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। तो अग्रसेन जी महाराज ने जो अग्रोहा धाम की स्थापना करी थी, जो अग्रोहा राज्य उनका था, वहां पर उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत करी। उनकी परंपरा यह थी कि उनके राज्य में, उनके शहर अग्रोहा में जब भी कोई नागरिक आता था तो वहां पर जितने दूसरे अन्य नागरिक थे, उनका यह दायित्व था कि नए घर में, गांव में जो नया व्यक्ति आया है उसको हर एक परिवार 1 रुपया देगा और 1 ईंट देगा। 1 ईंट और 1 रुपया का ये कॉन्सेप्ट पहला समाजवाद दुनिया का, जो पहला दुनिया में सोशलिज्म आया, वो महाराजा अग्रसेन जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जो हमारे राज्य में आके बसना चाहता है उसको राज्य के हर एक नागरिक 1 रुपया देगा और 1 ईंट देगा। 1 ईंट से ईंट जोड़ करके तुम अपना घर बना लो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई। और 1-1 रुपया जो तुमको मिला, उस रुपए की पूंजी से तुम अपना कारोबार शुरू कर लो, ताकि तुम कल को अपना काम कर सको, व्यापार कर सको। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखिए, जब कोई एक मारवाड़ी व्यक्ति राजस्थान से निकल करके कलकत्ता आके बसता है, पटना आके बसता है, वहां अपना कारोबार स्थापित करता है, और फिर उसको कहा जाता है कि तुमको अपने परिवार के छोटे भाई का, अपने बाकी जो परिवार में जो तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं, फैमिली का कॉन्सेप्ट, उनका भी तुमको ध्यान रखना है। या तुम्हारे गांव से भी कोई चल के आ रहा है, जिस गांव से तुम हो, तो तुमको उसका भी ख्याल रखना है। तो ये एक हुआ कि भाई एक व्यक्ति आके बसा और उसके पास अगर कोई दूसरा आया तो बोला, हाँ देखो मैं तो यहाँ पर ये कारोबार कर रहा हूं, तुम भी ये चीज ऐसे करो, ऐसे सीखो। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। और ये जो एक ज्वाइंट सिस्टम बनाया, जो कि हम लोग जब बात कर रहे थे टिम्बर के रिसर्च की, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो था मारवाड़ी भाषा कॉन्सेप्ट, मारवाड़ी भाषा, तो मारवाड़ी भाषा कॉन्सेप्ट को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि ये अपने आप में एक बिजनेस स्कूल था। जो मारवाड़ी भाषा जो आप लोग चारों तरफ देखते थे, जी बड़ा नाम सुनता हूं, हाँ, तो उसको उन्होंने एक बिजनेस स्कूल के रूप में लिया, जहां पर रोज शाम को केस स्टडी होती है, जहां पर एक व्यापारी जो कि कहीं बाहर से आकर के बसा है, उसकी धर्मपत्नी जो है वो अभी गांव में राजस्थान में है, वो यहां आकर कारोबार कर रहा है और उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, और वो
किसी छोटे से कमरे में चौल में रह रहा है, तो वो बासा में आता है, बासा में एक शुद्ध शाकाहारी भोजन उसको मिल जा रहा है, वैष्णव भोजन उसको वहां मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छा महाराज बना रहा है, जो कि राजस्थान से आया हुआ महाराज है, जो कि शुद्ध वैष्णव भोजन बना रहा है। पहले भगवान को भोजन भोग लगता है, फिर बासा में किसी को उसको खाने को दिया जाता है, तो वो भगवान का प्रसाद के रूप में उसको रोज रात को खा रहा है। और वहां पर जब वो बासा में आया तो उसके साथ वहां और दूसरे मारवाड़ी बंधु युवा उसके साथ है जो वहां कारोबार कर रहे हैं, और उन्होंने आज क्या बेचा, क्या खरीदा, कहां से क्या मंगवाया, किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ, वो सारा कुछ आपस में वहां पे चर्चा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, और क्या उन्होंने उसका उपाय निकाला वो एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। तो वो वहां पर एक, जैसे आजकल कोवर्किंग स्पेस आप सुन रहे हैं ना, जहां कहते हैं कि लोग एक दूसरे को भी सीखेंगे, तो वो मारवाड़ी भाषा जो है वो हमारा आजादी के पहले का उस जमाने का कोवर्किंग था। वो जहां पर साथ बैठ करके भगवान का प्रसाद खा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, व्यापार को डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, जो बाधा आ रही है उस बाधा को डिस्कस कर रहे हैं, और किसका कहां पर क्या कारोबार सेट हो रहा है ये भी चर्चा हो रही है, ताकि लोग एक दूसरे की सफलता से भी सीख रहे हैं। और वहां पर एक कॉन्सेप्ट था एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, ये बड़ा काम आया। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कलकत्ते में इतना बड़ा मारवाड़ी समाज का एक व्यापार क्षेत्र बना, दिल्ली में, बंबई में, इतिहासकारों ने बंबई में कितने जो कॉटन मिल्स थी, जो शुरुआती मिल्स लगी थी, सब मारवाड़ी समाज के लोगों ने लगाई थी, तो उन सब चीज का इतिहास जो है वो दर्ज हुआ। और जब मैं समाज के रूप में बात कर रहा हूं तो भारत में ऑलरेडी पारसी समुदाय, उनका भी इसी तरह से रिसर्च किया गया, और वहां पर भी यही सफलता देखी गई। जो भारत में पारसी समुदाय के लोग थे, क्योंकि मैंने बंबई में कॉटन मिल की बात की, तो फिर टाटा ने कॉटन मिल्स लगाया था, और वो भी पारसी समुदाय से थे, तो वही सफलता उधर भी मिली। और वो भी रिसर्च का विषय रहा कि वहां पर किस तरह के, जो उनके लाइफस्टाइल क्या था, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, ये सीखने योग्य है। चाहे हम पारसी समुदाय की बात करें, चाहे हम मारवाड़ी समुदाय की बात करें, चाहे हम सिंधियों की बात करें, चाहे हम गुजराती कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम साउथ इंडिया में जो चेटियार कम्युनिटी है उनकी बात करें, इन सभी समुदायों में आप देखिएगा व्यापार के प्रति, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, उद्योग के प्रति और मनी ट्रेड के प्रति, इन सभी में जो है एक पैसे के महत्व को लेकर के एक जागरूकता थी, और स्वावलंबन को लेकर के इन सभी में अपने दम पर कुछ करना है, इसको लेकर के आप देखेंगे कि इन कम्युनिटीज में एक जागरूकता थी। और ये परिणाम ये निकला है कि आप देखते हैं कि चाहे पारसी समुदाय हो, चाहे गुजराती समुदाय हो, चाहे मारवाड़ी समुदाय हो, इनका डिस्प्रोपोर्शनेट सक्सेस आप पा रहे हैं भारत के व्यापार क्षेत्र में। और जो इनका जो तरीके हैं बिजनेस में, वो तरीके सीखने योग्य हैं। सर अभी आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं सर? बेटा क्लास 5th में है। नाम उसका? नमन। और शिवांशी का, वो उसका मॉन्टेसरी 2 में एडमिशन हुआ है। तो सर जैसे एक मैंने पढ़ा था कहीं कि अभी आप मतलब नमन का जो स्कोर आता है कितना, 100 में 70, 80, 85 आता होगा, इसी के आसपास? मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उसके स्कोर को लेकर के उसकी माताजी बड़ी परेशान रहती है। ओके। और मैं ही उसके लिए हमेशा ढाल बनता हूं कि तुम्हारा स्कोर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पहचान नहीं बन सकता है। और मैं उसको इस चीज से इंश्योर रखता हूं कि तुम्हारा जो भी स्कोर है, तुम अपने मन से तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, स्कोर से तुम्हारे को हम डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं तो मैंने एक सुना था सर, पता नहीं शायद आप लोग में होता है या नहीं होता है, एक बार मारवाड़ी का बच्चा अपना स्कोर कार्ड लेके गया पापा के पास कि पापा पापा देखिए मेरे को 100 में 90 आया है, तो पापा ने उसे खींच के एक चमाट लगाया, कहा कि बेटा मैं 100 का 110 करता तो 100 का 90 क्यों कर रहा है? तो क्या ऐसा कुछ है आपके घर में कि इस तरीके की? चुटकुलों पे क्या जवाब दिया सकता है। चलिए कुछ नहीं सर, हम लोग और इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सर अगला सवाल हमारा है कि हमने पढ़ा है मारवाड़ी समाज के बारे में कि कोई श्री रामदास गुड़बाले जी थे, जिन्होंने मुसीबत के समय बहादुर शाह जफर जी को, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, को 2 करोड़ रुपए से मदद की थी। बाद में अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सर? क्योंकि काफी एक लेजेंडरी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वो जाने जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। तो स्वतंत्रता संग्राम में, पूरे आंदोलन में मारवाड़ी समाज के अनेकानेक युवाओं की, अनेकानेक जो अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति थे, उनकी बड़ी भूमिका रही है। आप जिनका नाम ले रहे हैं रामदास गुड़वाले जी,
ये नई दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े उद्यमी थे, और इनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि इनके पास इतना धन है कि अगर ये अपने घर के खजाने को गंगा में दीवार बना दें तो गंगा का पानी रोक देंगे। क्या बात। इस तरह का इनके बारे में ये लोकोक्ति प्रचलित थी। और न केवल इन्होंने बहादुर शाह जफर को सैन्य सहायता दी थी, न केवल मतलब आर्थिक सहायता दी थी, बल्कि उनकी सेना खड़ी करने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा, अपने व्यापार को छोड़ करके, अपने उद्योग को छोड़ करके, इनके दिल्ली में मिल्स थे, इन्होंने पहला मिल लगाया था दिल्ली में, कपड़े की मिल, ये सब छोड़ छाड़ करके रामदास गुड़वाले जी ने बहादुर शाह जफर की सेना तैयार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। पूरी संगठन उन्होंने खड़ा किया, बाकी दूसरे राजाओं को जोड़ा, जो और दूसरे प्रदेश थे, छोटे छोटे राजा थे, रियासतें थी, उनको जोड़ा, और उन्होंने वहां पर अपनी एक पूरी की पूरी गुप्तचर शाखा विकसित करी थी, जो अंग्रेज उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, और अपना पूरा धन संपदा उन्होंने उसके प्रति समर्पित कर दिया था, और पूरी सेना की कमान उनके हाथ में थी। तो जब अंग्रेज, और यहां तक भी था कि अंग्रेज सिपाहियों को किस तरीके से वो बरगलाते थे, किस तरीके से गुप्तचर भेज के उनको तोड़ते थे, तो अंग्रेज उनसे बिल्कुल मतलब थक गए थे, और वो चाहते थे कि किसी तरह से इनको हटाया जाए, और धोखे से उनको पकड़ा गया था, और धोखे से पकड़ करके उन्हें चांदनी चौक में बीच चौराहे पर खंबे से बांध करके, और जंगली कुत्तों को, शिकारी कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ा गया, जब तक वो उनको नोचते रहे कुत्ते। उसके बाद उन्हें फांसी पे लटका दिया गया चौराहे पर, और उनके परिवार के सभी जितने सदस्य थे सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन ये इतिहास सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे मारवाड़ी समाज में आप देखिएगा, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो मराठा जो योद्धा रहे हों, उन सभी को मारवाड़ी समाज के जो वहां के जो प्रतिष्ठित जो भी व्यापारी गण थे, जो वहां के जो उद्यमी थे, उन्होंने अपने पूरा पूरा सहयोग भी किया था, और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल अग्रवाल जी महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और उन्होंने करो या मरो के आंदोलन में अंग्रेजों के कई सारे कार्यालयों को जला दिया था, उनके पोस्ट ऑफिस को जला दिया था, और उन्होंने वहां पर जो 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 कहते हैं ना, जो गरम दल था, हाँ, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे। अच्छा, हाँ, गरम एक्सट्रीमिस्ट में थे। मतलब करो या मरो में उनका कहना था कि चूंकि वो थे गांधी के फॉलोअर, हाँ, लेकिन जब सारे नेता जेल में थे और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि निर्देश क्या है, और सिर्फ 3 शब्दों का मैसेज मिला, करो या मरो, तो जब उन्होंने कहा कि जब हमको मैसेज मिला कि सिर्फ करो या मरो, तो हुआ कि अब तो ये आखिरी लड़ाई है, तो इसमें तो अपने आप को झोंक देना है। तो वो अपने आप को झोंक दिए दादाजी, तो उनको बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उनको सम्मानित वगैरह किया गया। हाँ, तो पूरे के पूरे आजादी की लड़ाई में कई समाज के रामदास गुड़बले तो है, लेकिन बहुत सारे नाम है, मैं आपको कई नाम बता सकता हूं जो हमारे किताबों में भी है। अमरचंद भाटिया है, जिन्होंने झांसी की रानी को अपना पूरा खजाना दे दिया था, और झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरा मतलब फुल सपोर्ट किया था, तात्या टोपे के साथ थे। आप देखिएगा कि मतलब जो शासक वर्ग रहा भारत का, चाहे वो जो राजस्थान में जो शासक वर्ग थे, जो योद्धा थे, जो मेवाड़ के जो राजपूताना योद्धा थे, उनके साथ भी जो मारवाड़ी जो उस जमाने के जो व्यापारी थे, उनका वहां पर बड़ा सहयोग रहता था, और राजा को लोन देने का कार्य, राजा को जरूरत पड़ने पर धन देने का कार्य, दुश्मन का आक्रमण हो जाने पर राजा को सपोर्ट करने का कार्य, ये मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग वहां तक भी सपोर्ट करते थे। और जब कभी किसी 2 भाइयों के बीच में राज्य का बंटवारा होता था, डिवीजन होता था, जो कि भाई अब ये आधा राज्य जो है ये भाई का है, आधा राज्य ये भाई का है, तो न केवल राज्य के भूमि का बंटवारा होता था, बल्कि ये भी बंटवारा होता था कि फलाना सेठ जो है वो किसके राज्य में जाएगा, अब फलाने मुनीम जी किनके राज्य में जाएंगे। हाँ, तो चूंकि वो फिनांस को पकड़ जो है वो उनकी रहती थी। आप देखिएगा कि अकबर के जमाने में, अकबर के नवरत्नों में भी राजा टोडरमल थे, जो कि एक मारवाड़ी थे। तो ये फिनांस को लेकर के एक मजबूत पकड़ जो है ये लगातार बनी आ रही है, और कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी और ये बाकी सभी लोगों को मैं कहूंगा कि आप इस चीज को सीख सकते हैं कि अगर आप अपने फिनांस को लेकर के, जैसे ये एक प्रस्ताव लगातार चल रहा है कि भारत के बच्चों को स्कूल में ही फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए, बिल्कुल ये समझ होनी बहुत जरूरी है।
और आज की युवा पीढ़ी जो है वो कैसे धन का संचय करें, कैसे धन को निवेश करें और कैसे धन का अर्जन करें और कैसे उसमें वृद्धि करें, इन चीजों को समझना और सिखाना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारे जो पुरखे थे वो काफी सजग थे और वो अपनी जो नई पीढ़ी होती थी उसको ये ज्ञान भी देते थे। उसका कारण भी था, कारण यह था कि जिस प्रदेश से आ रहे थे, जिस जलवायु से आ रहे थे, वहां पर बहुत अनिश्चित वातावरण होता था। किसी साल वर्षा होगी, किसी साल वर्षा नहीं होगी। ऐसे में उनके लिए संचय करके रखना बहुत आवश्यक होता है। उनके खून में आ गया वो चीज। जो आप हो सकता है पूछें कि भाई, एक कहा जाता है कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं। ये अगला प्रश्न मेरा वही था। तो ये जो मितव्ययता, इसको मैं कंजूसी के बजाय, अब तो मैं यह भी देख रहा हूं कि खर्च करने के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। जो आज की पीढ़ी के जो युवा या जो भी जो समाज में जो धन अर्जित कर रहे हैं, जो मैं देखता हूं कि चाहे वो शादी के समारोह होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें तो खर्च काफी लेविश आप लोग की शादियां होती हैं, आप लोग के समाज की शादियां, जो मैं देख पा रहा हूं पिछले 10-20 साल। ये परंपरा के विपरीत हो रहा है। ये परंपरा के विपरीत हो रहा है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी परंपरा रही है, वो ये रही है कि आप अपने धन का प्रयोग समाज के हित में करिए। जो गरीब आपके अगल बगल आसपास हैं उनके हित में करिए। आप अस्पताल बनाइए, आप चिकित्सालय बनाइए, आप औषधालय बनाइए, आप धर्मशाला बनाइए, आप प्याऊ बनाइए, आप बावड़ी बनाइए, जहां पर लोगों को पानी, जहां पानी का अभाव वहां पानी दीजिए, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था दीजिए, विद्यालय बनाइए, आप महाविद्यालय बनाइए। लड़कियों के लिए आप देखिएगा, मैं पटना सिटी में पैदा हुआ, वहां एकमात्र महिला महाविद्यालय, वो भी किसी मारवाड़ी व्यक्ति ने अपने जमीन पर बनाया था। तो इस तरह का इतिहास जो है चिकित्सालयों का, अस्पतालों का, हर जगह देखने को मिलता रहा। और मंदिरों को निर्माण करिए। तो ये मतलब धन का यह गति होना चाहिए कि वो सदगति में लगे। धन जो है अगर आपको ईश्वर दे रहा है, बहुत बढ़िया, तो उसको आप अच्छे काम में लगाइए। उससे आपका, जैसे कहा ना कि निवेश मल्टीप्लाई होता है। अगर आप धन का निवेश जो है समाज के भलाई के लिए करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, तो भी वो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आप वैवाहिक समारोह में, दिखावा में, प्रदर्शन में आप खर्च कर रहे हैं, तो ये आडंबर है और ये कुरीति है। और ये कुरीति हमारे समाज में मैं देखता हूं कि आ चुकी है। मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। सर, उसी से संबंधित हमारा सवाल है कि मैंने आपको पर्सनली बहुत करीब से देखा है, और हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि मारवाड़ी समाज काफी फ्रूगल होता है, काफी माइजर होता है, लेकिन पिछले 20-30 साल में जितनी मेरी उम्र है, तो उस हिसाब से मैंने जो देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रूगल या माइजर होता है। बट आपके निजी जिंदगी में जब मैं सर झांक के देखता हूं, तो आपकी बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल है, और ना आपके पास कोई गनमैन है, ना कोई राइफल वाला गार्ड है, ना ही कोई आप बहुत बड़ी गाड़ी 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी है आपके पास, जबकि आप एक कामयाब नहीं है। आप ऐसा ना बोले, गाड़ी है, गाड़ी नहीं है। और आप सर जबकि सर आप एक कामयाब शिक्षाविद हैं, आप एक कामयाब सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, तो सर इतनी सिंपल लाइफ जीने का क्या कारण है? मतलब आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 4 कॉलेजेज आप रन करा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो इस बात को जाने कि पूरे के पूरे बिहार में, जी हां, पूरे के पूरे बिहार में सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12,000 के आसपास का कुछ ऐसा प्लेसमेंट अब तक का है। 12,000 हमारा अब तक का टोटल फिगर है, लास्ट ईयर का फिगर नहीं है। आज तक का सारा टोटल प्लेसमेंट जोड़ते हैं सीमेज का, तो वो 12,000 होता है। 12,000 नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया है। और आपके बच्चे तो सर कोई यूएस में है, कोई लंदन में है, कोई स्पेन में है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक कोई विद्यार्थी था सर, जिसके लिए कौन सी कंपनी ने ट्विटर पे ट्वीट किया था सर, जिसका नाम आपने बताया था? कॉग्निजेंट में है, और उसके जो कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चंद्र प्रकाश ने कंप्लीट करके दिया, वो दुबई में है अभी। तो उसके लिए ट्वीट किया था। ऐसे होते रहते हैं, ऐसे कई सारी चीजें जो बच्चे। तो सर मेरा वापस से सवाल यह है कि सर इतना समाज को देने के बाद आप अपनी जीवन शैली को इतना सामान्य कैसे रखते हैं? नहीं, मैं जैसे आप कार्य कर रहे हैं, और आप तो खैर
एक फ्रीलांसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूं, ट्रस्ट में जुड़ा हुआ हूं और ट्रस्ट का फाउंडर हूं, और मैं वेतन लेता हूं, वेतन भोगी हूं। आप वेतन भोगी हैं? बिल्कुल। और मैं जितना वेतन लेता हूं उतने वेतन में मेरे परिवार की सभी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाती हैं। आप मेरे संग मेरे घर पे आमंत्रित हैं, मैं आपके संग भोजन करना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं आम दिनों में किसी भी दिन भोजन करता हूं तो मैं जमीन पे बैठ के भोजन करता हूं। जमीन पे बैठ? बिल्कुल, जैसे जमीन पे बैठ के बचपन से मैंने भोजन किया है, मुझे वहीं पर आनंद होता है। और मतलब मुझे, मेरा ये मानना है कि जिस काम को सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो साधन संसाधन का मैं प्रयोग करता हूं, मैं उतना ही प्रयोग करूं जिससे कि मेरे काम जो है वो सुविधाजनक तरीके से हो सके। और जो भी मेरा मिशन है, जो मेरा लक्ष्य है, वो बड़ा है। मुझे बिहार में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूरे भारत से शिक्षार्थी शोधार्थी आए। बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे उस मिशन पर काम करना है। मुझे मेरा व्यक्तिगत जो जीवन है, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार को किसी मतलब मजबूरी में या किसी तरह के अभाव में, अपने बच्चों को अभाव में रखता हूँ, ऐसा काफी रेप्यूटेड स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका अभाव हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो मुंह से निकाल देगा वो उसके लिए उपलब्ध हो जाए, ऐसे भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो जो अगर उसने जो उचित होगा, अगर जो उचित होगा वो उस बच्चे को मिलेगा, और उसको पाने के लिए भी उसको कुछ परिश्रम करके दिखाना होगा, दिए गए कार्य को सिद्ध करके देना होगा कि भाई पापा आपने बोला था ये, मैंने ये सब कुछ कर लिया, अब क्या मुझे ये मिल सकता है। तब हम निर्णय लेंगे कि उसको देना है कि नहीं देना है। क्योंकि मुझे भी मेरे बचपन में अगर स्केच पेन एक चाहिए होता था तो उसके लिए अपना परिश्रम करके साबित करना होता था कि ये स्केच पेन हमको अब मिल सकता है, डिजर्व कर सकते हैं। अगर वो कैडबरी की एक जेम्स कभी मिलती थी तो वो 3 महीने में कभी एक बार मिलती थी कि आज खा सकते हैं। तो अभाव और मतलब किसी चीज को अर्न करने का भावना, दोनों रहना चाहिए। तो और बाकी जहां तक आपने कहा गनमैन की बात कही आपने, राइफलमैन, ये नहीं, राइफलमैन, गनमैन, मुझे लगता है कि जो किसी तरह के खतरे में महसूस करते हो, मैंने ज्यादातर वैसे लोगों को देखा है कि जो कभी किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, उनको राइफलमैन और गनमैन की बहुत आवश्यकता होती है। और या मैं इसको थ्योरी ऑफ पावर के रूप में देखता हूं कि जो लीडरशिप की थ्योरी आप पढ़ेंगे, तो लीडरशिप की थ्योरी में आप देखेंगे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हुआ करते थे, वहां पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लंबा था, सबसे ज्यादा चौड़ा था, वो उस दल का मुखिया बन जाता था। तो उसको कहा गया कि भाई लीडरशिप बाय थ्रू पावर, मसल पावर। मसल पावर। उसके बाद हुआ कि भाई मसल पावर जो है वो भाड़े पे मिल जाएगा। माने कि आपने लठैत रख ली है, अब आपके पास दरवाजे पे 4 लठैत हैं तो आपका वो लीडरशिप आ रही है। आपके पास संपत्ति ज्यादा है तो लीडरशिप आपको संपत्ति से आ रही है। फिर लीडरशिप जो है वो आपको बुद्धि से आनी शुरू हुई। फिर लीडरशिप जो है वो आपको ज्ञान से आनी शुरू हुई, अध्यात्म और ज्ञान। हाँ, फिर लीडरशिप जो है वो आपको अच्छे कर्म से आनी शुरू हुई कि ज्ञान भी है लेकिन कर्म अच्छा है कि नहीं। आज हमारे लीडर कौन है? हमारे लीडर महात्मा गांधी हैं, हमारे लीडर स्वामी विवेकानंद है, हमारे लीडर जो है वो मदर टेरेसा है, हमारे लीडर जो है वो नारायण मूर्ति है, हमारे लीडर जो है वो रतन टाटा है। समझ रहे हैं? तो ये हमारे लीडर है क्योंकि इन्होंने अपने अच्छे कर्मों के साथ लीडरशिप हासिल करी, ना कि गनमैन, हाँ बहुत बढ़िया, ना कि गनमैन के माध्यम से। तो ये जो एक, और मैं आज ट्रेंड चल रहा है सर, ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं। मैं आज क्लासरूम में युवाओं से इस बारे में बात कर रहा था। सोशल मीडिया पे जो लोग, जो युवा हैं, मैं देखता हूं कि कोई नौजवान जो किसी प्रतियोगिता, किसी टीवी रियलिटी शो में उसको विजेता बनाया गया है और वो 50 फॉर्च्यूनर और ये गाड़ी और वो गाड़ी का काफिला लेके चलेगा और वो हवा में हथियार लहराएगा और उसको युवा जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके पास ना ज्ञान की क्षमता, ना उसके पास कोई विषय पर कोई गहरी जानकारी हो, ना समाज में कोई योगदान, ना क्षमता हो, ना समाज में योगदान हो, ना कोई उसके अंदर में एंटरप्राइज की भावना हो, सिर्फ और सिर्फ खोखा, मतलब जो झूठा प्रदर्शन, शो ऑफ करना। तो ये शो ऑफ को अगर युवा पीढ़ी अपना हीरो मान रही है तो मुझे लगता है कि ये भटकाव का शिकार हो रही है। और जरूरत इस बात की है कि हम नारायण मूर्ति में और रतन टाटा में और स्वामी विवेकानंद में और मदर टेरेसा में, हम इनमें, अब सुभाष चंद्र बोस में, हम इनमें अपने लीडर्स को देखें, इनके चरित्र से हम अपने आप, अपने गुणों का विकास करें, ना कि इस तरह के नौजवानों का। या किसी ने बताया, किसी का मैं नाम नहीं उसका याद ठीक से आ रहा, लेकिन उसके नाम में सुपरस्टार जुड़ा हुआ है
और वो क्या कर रहा है कि तरह तरह का मतलब बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा है, और युवा जो है उसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी को सुपरस्टार कहना भी जो है वो इस शब्द की तौहीन होगी। और युवा अगर इस तरह की चीजों को, हरकतों को कंज्यूम कर रहे हैं, हम कौन सा भोजन खाते हैं, कहा गया है कि जैसा हमारा भोजन होता है वैसा हमारा आचरण होता है। तो ये जो मानसिक भोजन है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसी संगत वैसी रंगत, अब आप सुबह से लेकर के शाम तक में घंटों बिता रहे हैं मोबाइल पर, और उस मोबाइल पर आप जिनको देख रहे हैं, जिनको आइडलाइज कर रहे हैं, आपकी संगत तो उन्हीं के साथ हो गई, और फिर आप उसी रंगत में जा रहे हैं। तो वो अगर नाली में गिर करके अपना रील बना रहा है, आपको लग रहा है कि यही जो है वो श्रेयस्कर है, और ऐसा करके वो सुपरस्टार कह रहा है अपने आप को, वो अपने आप को सुपरस्टार कह रहा है, और आपको लग रहा है कि यही तरीका है सुपरस्टार बनने का। ये भ्रम का दौर है, इससे निकलने की आवश्यकता है। और मतलब तैयारी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तकदीर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सुंदर पंक्तियां कही सर आपने कि तैयारी के साथ आगे बढ़े, न कि तकदीर के साथ। सर, इसके पहले कि हम लोग इस कॉन्वर्सेशन के एंड में आए, समस्त मारवाड़ी समाज के जो युवा हैं, ठीक है, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ मारवाड़ी समाज की बात क्यों करूं, मैं तो सबकी बात करूंगा। और मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपने आप को एक मारवाड़ी समाज के व्यक्ति के रूप में सोच नहीं पाता हूं, देख नहीं पाता हूं। मैं अपने आप को एक भारतीय के रूप में देखता हूं, मैं एक हिंदुस्तानी के रूप में, एक बिहारी के रूप में देखता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये स्वर्ग से भी सुंदर मेरी भूमि है, और मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि मैं जिस धरती पे पैदा हुआ हूं उसको थोड़ा बेहतर बनाऊं, अपना योगदान दूं। तो मैं सभी बिहार के युवाओं को मैसेज दूंगा, मैं सभी भारत के युवाओं को मैसेज दूंगा कि आप यदि अपने उद्यम के साथ, अपने परिश्रम के साथ और जवानी में अगर जोखिम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और अगर आपको असफलता मिल रही है, विफलता मिल रही है, तो वो आपके लिए एक सबक है, वो लेसन है। जो लेसन जो है जब तक नहीं मिलेगा जीवन में, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जिसको वो विफलता का लेसन नहीं मिलता है वो सफलता को चूम नहीं पाता है। इसलिए इस विफलता जैसे नाम की कोई चीज है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, देयर आर ओनली लेसन्स। कोई फेलियर होता नहीं, सिर्फ लेसन होता है। और जितना लेसन लेते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। वो तो ऑटोमेटिक आपको आज न कल आपसे काम वो होगा। तो इसलिए सभी युवाओं को एक ही संदेश है कि उद्यम करो, परिश्रम करो, और इस देश का विकास उद्यमिता के साथ होगा, इस प्रदेश का विकास उद्यमिता के साथ होगा। रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बनो, और तुम्हारे अंदर ईश्वर ने वो क्षमता दी है। और रोजगार मतलब जो उद्यम स्थापित करने का जो कार्य है, इसको हमें एक पुनीत कार्य के रूप में, इसको एक पवित्र कार्य के रूप में देखना होगा। जो उद्यमी आपके गांव में आकर के, आपके शहर में आकर कोई उद्यम स्थापित कर रहा है, किसी को रोजगार दे रहा है, कुछ उत्पादन कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, कोई सेवा का कार्य मतलब कोई होटल खोल रहा है, कोई अस्पताल खोल रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कोचिंग खोल रहा है, वह भी आपको सुविधा दे रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है, वो आपको संसाधन दे रहा है। और उसके सेवा संसाधन के कारण हो सकता है कभी किसी की जान बच जाए, किसी को सीखने को मिल जाए, किसी को पढ़ने को मिल जाए। तो उसकी आवश्यकता है। अगर सारे सेवा क्षेत्र के प्रकल्पों को, सारे उत्पादन क्षेत्र के प्रकल्पों को बंद कर दिया जाएगा तो हमारे लिए जो क्या होगा, हमारे लिए वस्तु और सेवा जो है वो महंगी हो जाएगी। और वो सेवा कर रहा है, वो आपको सुविधा दे रहा है, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और युवा भी करना चाहिए। युवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अदद नौकरी और हर मंथ की सैलरी से ऊपर का सोचे, वो कैसे 50 और 100 और 5,000 को नौकरी देना है, वो ये सोचे। बिल्कुल, वो रोजगार देने के बारे में सोचे, और वो उत्पादन करने के बारे में सोचे, वो अपना प्रकल्प, खुद का प्रकल्प स्थापित करने के बारे में सोचे। मुझे लगता है कि जब तक ये एंटरप्राइजिंग नेचर नहीं आएगा, और अगर आपने मारवाड़ी समाज की बात कही, तो एक चीज जो सीखना है वो एंटरप्राइजिंग नेचर का ये सीख ले। और रिस्क लेना होता है, जोखिम उठाना होता है, लेकिन जोखिम नहीं उठाना जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है। क्या बात है सर। बिफोर वी पुट दिस वीडियो टू एन एंड, सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि सीमेज कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो प्रक्रिया क्या है? सीमेज में नामांकन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। आपको फॉर्म भरना होता है, आपको एंट्रेंस का एक एग्जाम देना होता है। मिलेगा सर? ऑनलाइन से, आजकल तो वेबसाइट पर सभी लोग फॉर्म भरते हैं।
कॉलेज में आकर के भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे फॉर्म भरना ज्यादा सुगम है। परीक्षा देने के लिए आपको कॉलेज में आना होगा। प्रवेश परीक्षा एक ली जाएगी, जिस परीक्षा में हम बेसिकली कंपलसरी है, उसमें बच्चे का असेसमेंट होता है, उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है कि किस किस तरह की क्वालिटी उसके अंदर है और किस तरह की उसके अंदर कमियां हैं, ये हमें परीक्षा में समझ में आ जाता है। फिर बच्चे का इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यूअर जो हमारे यहाँ पर हैं, जो भी उपलब्ध होंगे, हाँ टीम के इंटरव्यूअर्स जो हैं वो इंटरव्यू लेंगे, कोई एक इंटरव्यूअर बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, और ये सारा होने के बाद तय किया जाता है कि ये बच्चा कौन सा कोर्स कर सकता है और क्या इसको हम नामांकन देना उचित होगा या नहीं होगा। और उसके बाद सीधा तुरंत नामांकन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं। अभी तो ऑन स्पॉट राउंड चल रहा है, इसलिए बच्चा जिस दिन फॉर्म भर रहा है अगले दिन उसकी परीक्षा हो जा रही है, इंटरव्यू उसी अगले दिन हो जा रहा है और उसके मतलब तुरंत क्लासेस भी स्टार्ट हो जा रही हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मेहमान नीरज अग्रवाल सर, जो कि सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ एक रिनाउंड एजुकेटर और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये शो सक्सेस विद अभिषेक आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज मारवाड़ी समाज का जो भी योगदान रहा है, मारवाड़ी समाज का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मारवाड़ी समाज ने जो भी कुछ किया है इस पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए, वो हम सभी लोग सीखेंगे, जानेंगे और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।